वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स की हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पर हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट 3 का। ये हमारा सिलेबस है। तो लेक्चर 1 में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए थे। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, लाइक प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी, डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और हमने समझा था यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देन व्हाट इज़ आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। लेक्चर नंबर 2 में अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था पास्कल लॉ, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे लेक्चर 1 में भी और लेक्चर 2 में भी। ओके, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। आज यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। ये टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर आता है हाइड्रोलिक टरबाइन एंड हाइड्रोलिक पंप्स। हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, हाइड्रोलिक टरबाइन हाइड्रोलिक पंप को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। एंड इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं पहले कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक मशीन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक मशीन्स का काम क्या होता है, देखो समझो। हाइड्रोलिक मशीन्स क्या करती हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स क्या करती हैं। हाइड्रोलिक मशीन या तो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर हाइड्रोलिक मशीन्स मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी हाइड्रोलिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोलिक मशीन्स आर डिफाइंड एज दोज मशीन्स विच कन्वर्ट्स आइदर हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी को या तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी या फिर मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करेंगी हाइड्रोलिक एनर्जी में। ऐसी मशीन्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोलिक एनर्जी। एनर्जी पसेस्ड बाय वाटर। वाटर की वजह से जो एनर्जी होती है, एनर्जी पसेस्ड बाय वाटर, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पावर प्रोड्यूस्ड एट द शाफ्ट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है आपके पास, ये कोई शाफ्ट है। अगर मान लीजिए ये शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर ये शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमको क्या मिल जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। हमेशा ध्यान रखेंगे वाटर की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोलिक एनर्जी। और शाफ्ट जब रोटेट कर रही होगी, शाफ्ट से जो पावर प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रोलिक एनर्जी से कौन सी एनर्जी मिली हमको, मैकेनिकल एनर्जी। किसके हेल्प से मिलेगी हमको, ये टरबाइन से, हाइड्रोलिक टरबाइन से। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम लगा देंगे यहाँ पर एक जनरेटर। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, जनरेटर। तो हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। और आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से आप समझते जाइएगा। चलिए अब देखिए, दो तरह की मशीन्स होती हैं। मैंने आपको बताया अभी हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में। क्या बताया मैंने आपको हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में, कि हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो ये दो तरह की मशीन्स हो जाती हैं बच्चे। हाइड्रोलिक मशीन्स जो हैं वो दो तरह की मशीन्स हो जाएंगे यहाँ पर। एक तो हो जाएगा टरबाइन और दूसरा हो जाएगा पंप। एक कौन सी मशीन्स हो जाएंगी, टरबाइन, और दूसरे कौन सी हो जाएंगी, पंप। तो ये जो टरबाइन है बच्चे, टरबाइन क्या करेंगी, हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करती हैं हाइड्रोलिक मशीन्स, वो कहलाती हैं टरबाइन। क्या कहलाती हैं, टरबाइन। देखो यहाँ पर लिखा है हाइड्रोलिक मशीन्स
विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड टरबाइन। हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। तो उन हाइड्रोलिक मशीन्स को हम क्या कहेंगे बच्चे? टरबाइन कहेंगे। तो टरबाइन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी जो मशीन्स हैं, दूसरी जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, ये क्या करेंगी? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी हाइड्रोलिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो वो हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, ये क्या करेंगी? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? पंप यूज़ करेंगे। तो दो तरह की मशीन्स हो गई यहाँ पर, हाइड्रोलिक मशीन्स, एक टरबाइन जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, और दूसरी पंप जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए डायग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं। एग्जाम में मत बनाना इनको, दीज डायग्राम्स आर जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं। देखो, ये जो ऊपर वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, ये टरबाइन के लिए है, और ये डायग्राम किसके लिए है? पंप के लिए है। तो यहाँ से जो वाटर आएगा, इधर हम देखेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये वाटर आएगा और यहाँ पर जो ब्लेड्स हैं, ये वाटर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, और ये जो शाफ्ट है टरबाइन की, ये शाफ्ट क्या करेगी? रोटेट करेगी। ये जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या मिल जाएगी हमको? मैकेनिकल एनर्जी। तो हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। और यहाँ पर देखिए, जहाँ यहाँ पर लगा दिया हमने जनरेटर। अब ये जनरेटर क्या करेगा? इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आपका जो बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी से आपका बल्ब जलने लग जाएगा। या जो भी पर्पज़, जिस भी पर्पज़ के लिए आपको यूज़ करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप फर्दर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो निचले वाला डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? पंप का। राइट, कौन सा डायग्राम है ये? पंप का। तो इस पंप में क्या हो रहा होगा? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होंगे हम हाइड्रोलिक एनर्जी में। ठीक है, एक्चुअली होगा क्या? इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर लगी होगी, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर चलेगी तो क्या होगा? शाफ्ट रोटेट करेगी, और जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो आपको इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था ना, शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो कौन सी एनर्जी मिलेगी आपको? मैकेनिकल एनर्जी। और उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम? हाइड्रोलिक एनर्जी में। वाटर को हम क्या करेंगे? जैसे कि आपके जो छत है, घर में जो छत है, उसके ऊपर भी क्या रखा है? एक टैंक रखा हुआ है। तो पंप लगा होगा आपके घर में। ठीक है, तो पंप क्या करेगा? पंप जो है वाटर को लो हेड से हाई हेड ले जाएगा। पंप जो है वाटर को नीचे से ऊपर, लो हेड से हाई हेड ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? क्योंकि पंप को चलाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मोटर। तो जब मोटर चलेगी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पहले मैकेनिकल एनर्जी में, और जो पंप क्या करेगा? उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोलिक एनर्जी में। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देगा। वाटर को लो हेड से हाई हेड, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्चार्ज करेगा पंप। ठीक है, तो ये हमने बात करी यहाँ पर कि हाइड्रोलिक मशीन्स दो तरह की होती हैं, एक टरबाइन और दूसरा पंप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम समझेंगे टरबाइन को, पहले हम डिस्कस करेंगे टरबाइन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पंप। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज़ दी डायग्राम ऑफ जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब है जब हम वाटर की हेल्प से क्या बना रहे होंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जब हम पावर प्रोड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से, तब हम उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एक होता है हमारा स्टीम पावर प्लांट। एक्चुअली जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कौन कौन से पावर प्लांट हैं, कौन कौन से पावर प्लांट है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, या जिन पावर प्लांट के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? एक होता है स्टीम पावर प्लांट। स्टीम की हेल्प से जहाँ पर पावर प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसको हम कहते हैं स्टीम पावर प्लांट। एक होता है गैस पावर प्लांट, और एक होता है माय डियर स्टूडेंट्स आईसी इंजन पावर प्लांट्स, आईसी इंजन पावर प्लांट्स। और एक है न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। आज का जो टाइम है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का टाइम है। तो ये इसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है ये। हम बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, वाटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आपने सुना होगा डैम के बारे में। डैम में क्या करते हैं? वाटर को स्टोर कर लेते हैं, वाटर को हम रिजर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डैम बना हुआ है, ये एक डैम बना रखा है, और यहाँ पर ये वाटर जो है इकट्ठा हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या लगा होगा? टरबाइन है, यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन के ब्लेड्स होंगे यहाँ पर। अब यहाँ से डैम से वाटर आएगा और जाकर के टरबाइन के ब्लेड से क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तो टरबाइन के जो ब्लेड्स होंगे, टरबाइन के इस तरह के एक जैसे कि ये शाफ्ट है, ये ब्लेड हो गए टरबाइन के, तो वाटर आएगा इस तरह से स्ट्राइक करेगा।
और ये जब वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन से, टरबाइन के ब्लेड से, तो ये क्या करेंगे, ब्लेड रोटेट करेंगे तो टरबाइन की शाफ्ट क्या करेगी, यहाँ पर रोटेट करेगी। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वहाँ तक क्या करना है, वाटर को स्ट्राइक कराना है हाई वेलोसिटी से। तो टरबाइन के ब्लेड्स क्या करेंगे, रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, तो टरबाइन की शाफ्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी। टरबाइन की जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल जाएगी। और मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर आप जनरेटर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इस जनरेटर की हेल्प से आप उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर क्या करेंगे आप, ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप इस इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ पर भी जरूरत है, इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए आप अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, जो भी आपको गीजर, एसी, फैन और CFL जो भी चलाना है वो चला सकते हैं। सो दिस इज़ दी जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं आपको सिंपल डायग्राम दूंगा बना करके, अभी दिखाऊंगा जो डायग्राम आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके बनाना होगा। चलिए, तो टरबाइन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद हम पंप को डिस्कस करेंगे। तो टरबाइन क्या होता है, टरबाइन अभी मैंने आपको बताया था कि टरबाइन वो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। एक बार जरा रीड कर लेंगे मेरे साथ इसको आप भी। टरबाइन्स आर डिफाइंड एज द मशीन्स विच कन्वर्ट्स द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग द इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इज डायरेक्टली कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। जनरेटर की जो शाफ्ट होती है डायरेक्ट टरबाइन की शाफ्ट से कनेक्ट होती है, एंड द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से सुने, द इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रोलिक एनर्जी से ऑब्टेन की जाती है, हाइड्रोलिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस की जाती है उसको हम कहते हैं बच्चे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहते हैं इसको हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और समझना ध्यान से, ये जो जिस पावर प्लांट में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस की जाती है उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या कहते हैं उसको हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये है इसका जनरल लेआउट। ये डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में, ये सिंपल डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। दिस इज द जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जरा समझते हैं इसको, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो डैम होगा, यहाँ पर एक डैम है, ठीक है। इस डैम की हेल्प से आप क्या करेंगे, वाटर को यहाँ पर रिजर्व करेंगे, ओके। और यहाँ पर देखिए टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, ये टरबाइन की शाफ्ट है, टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी यहाँ पर, ये देखिए टरबाइन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस विद, यहाँ पर कुछ वेन्स लगे, वेन्स मतलब ये ब्लेड्स हैं, एक सीरीज है यहाँ पर ब्लेड्स की। किसकी सीरीज है, ब्लेड्स की। पेरीफेरी पर यहाँ पर क्या है, ब्लेड्स लगे हुए हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं या बकेट्स भी कह सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से वाटर आएगा और ये वाटर नोजल से पास होगा। यहाँ पर एक नोजल लगी हुई है, जो नोजल क्या करेगी, इस वाटर की वेलोसिटी को बढ़ा देगी। नोजल क्या करेगी, इस वेलोसिटी को बढ़ा देगी। हाई वेलोसिटी से यहाँ पर देखिए जो वाटर है वो स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड्स पर। किस पर स्ट्राइक करेगा, टरबाइन के ब्लेड्स पर। तो ये ब्लेड आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ये ब्लेड्स रनर पर लगे हुए हैं, तो ये रनर क्या करेगा, यहाँ पर जो टरबाइन की शाफ्ट है वो क्या कर जाएगी, यहाँ पर रोटेट कर जाएगी। जब टरबाइन की शाफ्ट रोटेट कर जाएगी तो बच्चे आपको मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। करना क्या है हमको, अल्टीमेटली यहाँ से जो वाटर आएगा, इस डैम से जो वाटर आएगा हाई वेलोसिटी से उसको स्ट्राइक कराना है कहाँ पर, टरबाइन के ब्लेड्स पर। यहाँ पर एक पूरी सीरीज है, यहाँ पर बकेट्स की एक पूरी सीरीज है। ये ब्लेड्स क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी तो आपको क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। और मैकेनिकल एनर्जी को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ध्यान दें, यहाँ पर डैम से लेकर के यहाँ पर एक पाइप देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिस इज नोन एज पेन स्टॉक। ये जो पैसेज है, ये जो चैनल है, ये जो पाइप है, जिसके थ्रू डैम से लेकर के वाटर कहाँ तक जाता है, टरबाइन के इनलेट तक जाता है, उस पाइप का नाम है पेन स्टॉक। उस पैसेज का, उस चैनल का नाम क्या है, पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक क्या है, एक पैसेज है, एक चैनल है, एक पाइप है, जिसके थ्रू वाटर यहाँ से आता है और वाटर जो है स्ट्राइक करता है टरबाइन के ब्लेड्स पर। बोलो क्लियर है ये बात आपको। पेन स्टॉक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पेन स्टॉक क्या करेगा, वाटर को डैम से पहुँचाएगा कहाँ तक, टरबाइन तक, ओके। नाउ यहाँ पर देखेंगे जरा ध्यान से आप लोग, यहाँ पर देखिए ये हेड रेस है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हेड रेस। बड़े ध्यान समझेंगे, ये हेड रेस है, यहाँ पर वाटर का सरफेस है, ये फ्री सरफेस जो है वाटर का, जहाँ तक अब वाटर की हाइट अवेलेबल है, इसको हम बोलेंगे हेड रेस।
और यहाँ पर जब वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड से और वाटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर देखो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे टेल रेस। क्या बोलेंगे इसको हम? टेल रेस। तो एक हो गया यहाँ पर हेड रेस और एक यहाँ पर हो गया टेल रेस। एक टर्मिनोलॉजी और ध्यान रखें यहाँ पर, ग्रॉस हेड क्या होता है, जिसको हम एच जी से लिखते हैं। एच जी का मतलब है ग्रॉस हेड। बच्चे क्या होगा ग्रॉस हेड? ये ग्रॉस हेड क्या है बच्चे? ये हेड रेस और टेल रेस का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ तक तो हो गया आपका टेल रेस, यहाँ पर क्या है आपका, मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ पर दोबारा से। यस, ये जो लेवल है यहाँ पर, ये किसका लेवल है? टेल रेस का है। किसका है? टेल रेस। और यहाँ पर क्या है? हेड रेस है, हेड रेस। तो टेल रेस और हेड रेस के बीच की जो हाइट होती है, जो डिफरेंस होता है हेड रेस और टेल रेस का, उसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस हेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? ग्रॉस हेड कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं हम? ग्रॉस हेड कहते हैं। हेड रेस और टेल रेस का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हेड रेस। नाउ अब क्योंकि डैम से लेकर के टरबाइन के इनलेट तक जब वाटर जाएगा तो डेफिनेटली इस चैनल के अंदर, इस पेन स्टॉक के अंदर क्या होगा? फ्रिक्शन लॉसेस होंगे। क्या होंगे? फ्रिक्शन लॉसेस होंगे। अगर फ्रिक्शन लॉसेस होंगे तो मान लीजिए कितने लॉस हो गए वहाँ पर, देखो यहाँ पर ये कितने लॉस हो गए यहाँ पर? एच एफ क्या बोला मैंने? फ्रिक्शन लॉस, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो टरबाइन के इनलेट तक पहुँचता पहुँचता इसका जो लॉस है, हेड का लॉस हो जाएगा और नेट हेड आपको मिलेगा बच्चे यहाँ पर। नेट हेड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कितना अवेलेबल था? ग्रॉस हेड माइनस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन हेड। ग्रॉस हेड में से अगर आप माइनस कर देंगे फ्रिक्शन हेड को तो क्या मिल जाएगा आपको? नेट हेड। इस नेट हेड की वजह से क्या मिलेगी आपको? नेट हेड की वजह से क्या मिलने वाली है? पावर। जो पावर प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी? नेट हेड जो अवेलेबल है यहाँ पर, जो नेट हेड अवेलेबल है उसकी वजह से पावर प्रोड्यूस होगी। तो नेट हेड को हम क्या कह सकते हैं? ये वो हेड है जो जो टरबाइन के इनलेट पर अवेलेबल है। नेट हेड क्या होता है? वो हेड होता है जो टरबाइन के इनलेट पर अवेलेबल होता है जब हम ग्रॉस हेड में से किसको माइनस कर देते हैं? फ्रिक्शन हेड को हम माइनस कर देते हैं। फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है। और जो हेड है यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर में, क्योंकि एक हाइट है। हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं? पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये थी बर्नौली इक्वेशन, लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव करी थी। तो देखो यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो हेड की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। हेड, यहाँ पर जो हेड है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। चलिए, तो ये हमने बात कर ली बच्चे यहाँ पर जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, सिलेबस में भी आपको दिया हुआ है साफ साफ, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। मैंने आपको सिलेबस स्टार्टिंग में हमेशा दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, टरबाइन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा आईसी इंजन, आईसी इंजन की वीडियो एक अपलोड की हुई है मैंने, उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि आईसी इंजन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आईसी इंजन को क्लासीफाई करने के, कि एक होता है एसआई इंजन, एक होता है सीआई इंजन। ठीक है, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि इग्नाइट कैसे होता है उसके अंदर फ्यूल। अगर अब दूसरा जो तरीका था क्लासीफाई करने का, हमने आईसी इंजन को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है। अगर पेट्रोल यूज हो रहा है तो पेट्रोल इंजन है, अगर डीजल यूज हो रहा है तो डीजल इंजन है। इसके बाद हमने क्लासीफाई किया था बच्चे आईसी इंजन को कि कितने स्ट्रोक्स हैं, 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। और भी कई तरह से हमने क्लासीफाई किया था कि जो सिलेंडर हैं, कि 2 सिलेंडर हैं कि 3 सिलेंडर हैं, या फिर सिलेंडर की पोजीशन क्या है, हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है कि इंक्लाइंड है। तो किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने आईसी इंजन को क्लासीफाई किया था, देयर आर सो मैनी वेज जिनके थ्रू आप आईसी इंजन को क्लासीफाई कर पाए थे, उसी तरह से हम यहाँ पर टरबाइन को भी कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टरबाइन्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट। टरबाइन के इनलेट पर, टरबाइन के इनलेट पर कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल होती हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं टरबाइन को। फर्स्ट वन इम्पल्स टरबाइन एंड सेकंड वन इज रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, किसको कहेंगे हम इम्पल्स टरबाइन, किसको कहेंगे हम रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का मतलब बच्चे ये है कि मान लो अगर टरबाइन के इनलेट पर, इफ एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, टरबाइन के इनलेट पर केबल और केबल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। ध्यान सुनो, अगर टरबाइन के इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो ऐसे टरबाइन को हम कहते हैं इम्पल्स टरबाइन। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनो, ऐसे टरबाइन जिनके इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है वो कहलाते हैं इम्पल्स टरबाइन। यहाँ पर पेल्टन टरबाइन इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। पेल्टन टरबाइन किसका एग्जाम्पल है?
इम्पल्स टरबाइन का। नाउ व्हाट इज रिएक्शन टरबाइन, देखो ध्यान से, अगर टरबाइन के इनलेट पर, इफ एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, अगर टरबाइन के इनलेट पर दोनों एनर्जी अवेलेबल है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, अगर दोनों एनर्जी अवेलेबल हैं एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, तो ऐसे टरबाइन को हम कहते हैं रिएक्शन टरबाइन। अगर केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है टरबाइन के इनलेट पर, तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन, और जो रिएक्शन टरबाइन है उसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन एंड कापलान टरबाइन। बोलो क्लियर है ये बात आपको, यस और नो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर। रनर के अंदर जो वाटर जो जा रहा है उस वाटर की डायरेक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं टरबाइन को। इससे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है पेल्टन टरबाइन, और पेल्टन टरबाइन की जो शाफ्ट है वो कैसी है, दिस इज हॉरिजेंटल शाफ्ट। ये है आपका फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन की शाफ्ट कैसी है बच्चे, वर्टिकल शाफ्ट है। और इसी तरह से जो कापलान टरबाइन है इसकी शाफ्ट भी कैसी है, वर्टिकल शाफ्ट है, ये भी इसकी वर्टिकल शाफ्ट है। अगर मैं पेल्टन टरबाइन की बात करूं, फर्स्ट वाले डायग्राम की बात करूं, तो यहां से देखिए नोजल से वाटर जो निकलेगा, वाटर जेट स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड्स पर, तो यहां पर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो टेंजेंशियली हो रहा है। वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, टेंजेंशियली, ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, तो यहां पर वाटर क्या हो रहा है, टेंजेंशियली फ्लो हो रहा है, तो ये होगा टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। पेल्टन टरबाइन कैसा है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। दूसरा, यहाँ पर जो फ्रांसिस टरबाइन है, जो सेकंड वाला बीच वाला डायग्राम है, यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो रेडियली फ्लो हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रेडियल फ्लो टरबाइन। यहाँ पर वाटर कैसा फ्लो हो रहा है, रेडियल फ्लो टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन किसका एग्जांपल है, रेडियल फ्लो टरबाइन का। जो पेल्टन टरबाइन था किसका एग्जांपल था, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। लास्ट वाले डायग्राम पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर कापलान टरबाइन के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट हो रहा है, शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग हो रहा है, यानी कि हम कहेंगे इसको एक्सियल फ्लो टरबाइन। क्या कहेंगे, एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो ये डायग्राम जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाए थे, इनको बनाने की कोशिश मत करना, पता लगा एग्जाम में बैठ करके आप ये डायग्राम बना रहे हो, कलर कर दे रहे हो, इसका ब्लू कलर कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। दीज डायग्राम्स आर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं टरबाइन को। तो देखो ध्यान से, तो पहला हो सकता है, अगर मान लीजिए वाटर का जो फ्लो है वो टेंजेंशियल फ्लो है, तो क्या कहेंगे उसको हम, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। एग्जाम्पल है इसका पेल्टन टरबाइन। दूसरा, अगर वाटर फ्लो हो रहा है रेडियली, तो क्या कहेंगे उसको हम बच्चे, रेडियल फ्लो टरबाइन, जैसा मैंने बीच वाला डायग्राम आपको दिखाया था, फ्रांसिस टरबाइन इसका एक एग्जाम्पल है। अगर वाटर एक्सियली फ्लो हो रहा है, एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, एक्सियल फ्लो टरबाइन कहेंगे। और कापलान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन इसके एग्जांपल्स हैं। अगर मान लीजिए जो फ्लो है वो मिक्स्ड फ्लो है, एक्सियली एंटर हो रहा है वाटर रेडियली और एग्जिट हो रहा है एक्सियली, मिक्स है, तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन इसका एक एग्जांपल है। पहला जो हमने क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवेलेबल एट दी टरबाइन इनलेट। टरबाइन के इनलेट पर अगर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है तो इम्पल्स टरबाइन, टरबाइन के इनलेट पर अगर काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल हैं तो रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन था हमारा ये हो गया अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। थर्ड वन बात कर लेते हैं, तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। टरबाइन के इनलेट पर जो हेड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं टरबाइन को। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर अगर आपने अगर ध्यान से सुना है मेरी बात को, यहाँ पर देखो जो टरबाइन के इनलेट पर जो हेड अवेलेबल होता है जिसको हम नेट हेड कहते हैं, तो ये जो नेट हेड है ये कितना अवेलेबल है टरबाइन के इनलेट पर, उसके अकॉर्डिंग भी हम टरबाइन को क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो, अगर टरबाइन के इनलेट पर जो हेड है, नेट हेड अगर अवेलेबल कितना है, 150 मीटर से ज़्यादा है और 2000 मीटर से कम है, तो ऐसे टरबाइन को हम कहते हैं हाई हेड टरबाइन। हेड काफ़ी ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, हाई हेड टरबाइन।
पेल्टन टरबाइन इसका एक एग्जांपल है हाई हेड टरबाइन का। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर नेट हेड अवेलेबल कितना है 30 से तो ज़्यादा है 150 से कम है तो इसको हम कहेंगे मीडियम हेड टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन इसका एक एग्जांपल है। अगर हेड बहुत ही कम अवेलेबल है टरबाइन के इनलेट पर, यानी कि जो नेट हेड है वो 30 मीटर से भी कम है, तो उसको कहा जाएगा लो हेड टरबाइन। काप्लान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन। Move to the next classification, that is according to the specific speed। specific speed क्या होती है? specific speed का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ns is the specific speed। क्या है फॉर्मूला? n स्क्वायर रूट p डिवाइडेड बाई h की पावर 5/4। h क्या है बच्चे यहाँ पर? नेट हेड अवेलेबल इन मीटर। p क्या है यहाँ पर? टरबाइन पावर, जो टरबाइन से पावर प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पर n क्या है? ये n इज व्हाट? n इज द स्पीड ऑफ टरबाइन इन rpm। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगी बच्चे? व्हाट इज स्पेसिफिक स्पीड? देखो, यूनिट हेड के लिए, यूनिट पावर प्रोड्यूस करने के लिए जो टरबाइन की स्पीड होती है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड हम उसको कह सकते हैं। चलो, तो स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग भी हमने इसको क्लासिफाई करना है। अगर मान लीजिए स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की कितनी है? 50 आरपीएम से कम है, 50 आरपीएम से कम है तो हम उसको कहेंगे लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, स्पीड बहुत कम है, स्पेसिफिक स्पीड अगर 50 से कम है, 50 आरपीएम से कम है तो हम उसको कहेंगे लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। पेल्टन टरबाइन इसका एग्जाम्पल है। अगर हेड की बात करोगे तो ये हाई हेड टरबाइन होता है, ध्यान रखना। जिसका हेड ज़्यादा होगा, जिसका हेड ज़्यादा होगा, ध्यान रखो, जिसका हेड, जिस टरबाइन का हेड ज्यादा उसकी स्पेसिफिक स्पीड कम, जिसका नेट हेड अवेलेबल ज्यादा उसकी स्पेसिफिक स्पीड कम। तो पेल्टन टरबाइन क्या था? हाई हेड टरबाइन था, इसका हाइट ज्यादा था, 150 से 2000 मीटर के बीच में था। नाउ व्हाट इज मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन? जिसकी स्पेसिफिक स्पीड 50 आरपीएम से ज्यादा होगी, 250 आरपीएम से कम होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, जिसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगी, 250 आरपीएम से ज़्यादा होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। काप्लान टरबाइन इसका एक एग्जांपल है। आप चाहो तो हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि जब आपका लेक्चर ओवर होगा, जैसे ये वीडियो खत्म होगी, तो आपके पास मुश्किल से 10-12 स्क्रीनशॉट होंगे और आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। आप पूरे लेक्चर को विद इन 5 to 10 मिनट्स क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक एक स्लाइड का एक एक स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में लेते रहें। अगर आप नोटबुक, आप डेफिनेटली आप नोट तो नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट मोबाइल में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे लेक्चर खत्म होगा आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अभी, और भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की जो शाफ्ट होती है, टरबाइन के शाफ्ट की जो पोजीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं टरबाइन को, जैसे हॉरिजेंटल शाफ्ट टरबाइन एंड वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन। पेल्टन टरबाइन जो होता है उसकी शाफ्ट हॉरिजेंटल होती है, बाकी के जितने भी टरबाइंस होते हैं सबकी शाफ्ट वर्टिकल शाफ्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था अभी। यहाँ पर देखिए, ये जो पेल्टन टरबाइन है इसकी शाफ्ट कैसी है? हॉरिजेंटल। और फ्रांसिस टरबाइन की, काप्लन टरबाइन की शाफ्ट कैसी है? वर्टिकल है। तो शाफ्ट की पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम टरबाइन को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर शाफ्ट हॉरिजेंटल है तो कहलाएंगे हॉरिजेंटल टरबाइन, हॉरिजेंटल शाफ्ट टरबाइन। टरबाइन की शाफ्ट अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन। पेल्टन टरबाइन एक ऐसा टरबाइन है जिसकी शाफ्ट हॉरिजेंटल होती है, बाकी सभी टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वो वर्टिकल होती है। लास्ट क्लासिफिकेशन हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द ओरिजिनेटर। जिसने ये टरबाइन इंट्रोड्यूस किए थे उन साइंटिस्ट के नाम से भी, ओरिजिनेटर के नाम से भी हम बता सकते हैं, जैसे कि पेल्टन के नाम से पड़ा पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील। एक फ्रांसिस थे जिनका नाम फ्रांसिस था, तो उनके नाम पे पड़ा फ्रांसिस टरबाइन। और दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। आई होप कि आप अब ये चीज़ें लिख सकते हैं एग्जाम में, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, नेक्स्ट है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। एकेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, क्या है टॉपिक का नाम? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो तरह के टरबाइन हो सकते हैं, इम्पल्स या रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवेलेबल एट दी
इनलेट ऑफ द टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, जो टरबाइन के इनलेट पर कौन सी एनर्जी अवेलेबल होगी, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर इम्पल्स टरबाइन की बात करेंगे। किसकी बात करने जा रहे हैं हम, इम्पल्स टरबाइन की बात करने जा रहे हैं। कौन कौन से इसके जो मेन कंपोनेंट्स होंगे, मेन पार्ट्स होंगे, मेन पार्ट्स ऑफ द इम्पल्स टरबाइंस आर नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस, नंबर 2 रनर एंड बकेट्स, नंबर 3 केसिंग। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ इम्पल्स टरबाइन। चलो देखते हैं इसको, डायग्राम जरा समझिए जरा ध्यान से, डायग्राम पर जरा फोकस कीजिए। ये देखो, ये देखिए बच्चे यहाँ पर जरा, ये हो गया पेन स्टॉक, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कहीं डैम रहा होगा, यहाँ से वाटर आएगा पेन स्टॉक के थ्रू, और ये जो वाटर है पहले किसके अंदर जाएगा, नोजल के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, नोजल के अंदर। नोजल क्या करेगा, नोजल क्या करेगा, इस वाटर की स्पीड को बढ़ा देगा। यहाँ से देखिए ये वाटर जेट है, वाटर जेट मतलब जो वाटर यहाँ से निकल रहा है, वाटर की जो स्ट्रीम यहाँ से निकल रही है उसको हम वाटर जेट कहते हैं। ठीक है, तो टरबाइन टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं यहाँ पर देखेंगे आप, ये टरबाइन के ब्लेड्स हैं। ये हो गया रनर आपका, ये क्या हो गया, रनर। तो रनर एक व्हील होता है, रनर एक व्हील होता है। इस रनर व्हील के ऊपर क्या होते हैं, इसकी पेरीफेरी पर क्या होते हैं, बकेट्स कटे होते हैं। बकेट्स मतलब ब्लेड्स, वेन्स यहाँ पर माउंटेड होते हैं। एक सीरीज है पूरी की पूरी, आप देख पा रहे हैं, ये कोई पूरी की पूरी क्या है, सीरीज है ब्लेड्स की, वेन्स की क्या है, बकेट्स की क्या है, एक पूरी की पूरी सीरीज है, राइट। और ये हो गई यहाँ पर केसिंग। देखो रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, ये तो हो गया आपका टेल रेस, जो वाटर डिस्चार्ज होगा वो टेल रेस में जाएगा। यहाँ पर कहीं रहा होगा हेड रेस, यहाँ पर कहीं रहा होगा बच्चे हेड रेस, यानी कि डैम होगा यहाँ पर। इस डैम के थ्रू जो वाटर आएगा, डैम से जो वाटर आएगा पेन स्टॉक के थ्रू, ये वाटर टकराएगा कहाँ पर, टरबाइन के ब्लेड्स पर। टरबाइन के ब्लेड्स पर टकराने से पहले यहाँ से वाटर जो है वो कहाँ से जाएगा, निकल करके नोजल से। नोजल क्या करेगा, जो पेन स्टॉक से वाटर आ रहा था उस वाटर की जो वेलोसिटी होगी उसको इंक्रीज कर देगा। आप सभी जानते हैं बच्चे, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी, बर्नौली कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी हमने वाटर के लिए, इनकम्प्रेसिबल के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ए इंटू बी इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। अगर हम एरिया को कम करते हैं बच्चे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बोलो यस और नो। अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर हम एरिया को कम कर दें तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा अपने घर में भी जो पाइप होते हैं प्लास्टिक के, राइट, वहाँ पर आपने उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका आउटलेट होता है पाइप का, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसको प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, पानी की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। बोलो यस और नो। आप सभी ने ये किया होगा। एक कोई प्लास्टिक का पाइप है और उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, तो आप पाइप का मुंह पकड़ के उसको अगर प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो क्या होगा, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाएगा, तो वाटर की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यही काम कौन करती है, नोजल करती है यही काम। नोजल क्या होती है, नोजल इस तरह का एक पैसेज होता है बच्चे, नोजल इस तरह का पैसेज होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको ग्रेजुअली डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो जब एरिया को आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने शो किया हुआ है नोजल, तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज होगा तो नोजल क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगी, यानी कि जो वाटर स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स पर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि नोजल उस स्पीड को बढ़ा चुकी होगी। अब ये हाई वेलोसिटी से क्या करेगा, यहाँ पर टरबाइन के ब्लेड्स पर स्ट्राइक करेगा, तो टरबाइन के ब्लेड्स क्या करेंगे, ये रोटेट करेंगे, तो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करेगी, क्योंकि ये रनर जो है ये शाफ्ट पर, टरबाइन की शाफ्ट पर माउंटेड है। तो ये शाफ्ट रोटेट करेगी, तो आपको पता है शाफ्ट रोटेट कर जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। हमको क्या मिल जाएगी बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी, और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, जनरेटर लगा देंगे यहाँ पर, जनरेटर की शाफ्ट टरबाइन की शाफ्ट से हम कपल कर देंगे। बोलो यस और नो। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलने लग जाएगी, और ट्रांसफार्मर के थ्रू, पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए एक स्पीयर और लगा हुआ है बच्चे, यहाँ पर स्पीयर लगा हुआ है। ये क्या होता है, एक रेगुलेटिंग डिवाइस होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कई बार क्या होता है, वॉट जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसकी डिमांड कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है। आप गर्मियों में देख लीजिए, दोपहर के समय 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे क्या हो जाता है, गर्मी हो जाती है, सबकी एसी ऑन हो जाती है, कूलर ऑन हो जाते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा डिमांड होती है। तो टरबाइन पर क्या होता है, लोड बढ़ जाता है, टरबाइन के ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको वाटर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो वाटर की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम स्पीयर की हेल्प से, ये जो हैंडव्हील लगा हुआ है इसको रोटेट कराएंगे और ये वापस पीछे की तरफ आ जाएगा, तो वाटर की सप्लाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जब हमको वाटर का जो फ्लो है उसको बढ़ाना होगा तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्पीयर यूज़ कर सकते हैं।
रेगुलेटिंग डिवाइस है, ये फ्लो को कंट्रोल करती है वाटर के, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होगी तो हम इसको पीछे खींच लेंगे तो वाटर की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, पावर कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, वाटर की सप्लाई को यहाँ पर कम कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी पावर। नाउ इसके बाद एक कंपोनेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, केसिंग। यहाँ पर देखिए केसिंग लगी हुई है। अब आप मुझे बताइए जरा, जब यहाँ वाटर हाई स्पीड से यहाँ पर टकराएगा, वाटर यहाँ पर हाई स्पीड से क्या करेगा, टकराएगा, तो वाटर क्या होगा, स्प्लैश हो सकता है, वाटर बिखरने लग जाएगा। तो वाटर बिखरे नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दी है, केसिंग लगा दी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्योंकि वर्कर्स वगैरह भी इसके कॉन्टैक्ट में अगर आएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, और वाटर की स्प्लैशिंग को रोकने के लिए, वाटर को फैलने से रोकने के लिए हमने क्या लगा दिए, यहाँ पर केसिंग लगा दी है। केसिंग यहाँ पर हमने लगा दी है, तो केसिंग ने क्या कर लिया, इसको ये कवर कर लिया है। देखो ये केसिंग लगा दी यहाँ पर, इसने टरबाइन को क्या कर लिया, कवर कर लिया बच्चे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा इसकी जो वर्किंग है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक बार मेरे साथ आप रीड कर सकते हैं चाहो तो, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए रीड करो मेरे साथ, जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको एक बार मैं रीड करा देता हूँ। नोजल विद गाइड मैकेनिज्म, क्या होता है नोजल, मैंने आपको बताया नोजल का काम है बच्चे वेलोसिटी को बढ़ा देना। वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, कोई एनर्जी कम हो रही होगी। आप सभी जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कौन करेगा इसको इंक्रीज, नोजल का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, हाफ ऑफ mv²। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोई एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, वाटर की डिक्रीज हो जाती है। तो जो नोजल है बच्चे, नोजल का काम है प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करने का काइनेटिक एनर्जी में। तो नोजल क्या करेगी, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा देगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नोजल का काम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ प्रोवाइडेड टू कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जेट। राइट, जेट मतलब वाटर का जो जेट, यहाँ पर स्टीम जो वाटर ये निकल रही है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन द टरबाइन। टरबाइन पर जितना भी लोड होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो है वाटर के फ्लो को भी कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था रनर, बच्चे ये बताया था मैंने आपको, देखो रनर, ठीक है। तो ये हो गया रनर। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ब्लेड्स, बकेट्स लगे हुए हैं, माउंटेड है बकेट्स यहाँ पर, जिनको हम बकेट्स कह सकते हैं, ब्लेड्स कह सकते हैं, या फिर वेन्स कह सकते हैं। तो एक व्हील होता है, रनर इज अ व्हील ऑफ टरबाइन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बकेट्स, ब्लेड्स, वेन्स माउंटेड ऑन इट्स पेरीफेरी। ये होगा रनर। इस रनर की पेरीफेरी पर क्या है, ब्लेड्स, बकेट्स या फिर वेन्स माउंटेड हैं। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया था केसिंग, ये वाला जो पोर्शन है जो वाटर की स्प्लैशिंग को रोकता है और एक्सीडेंट को अवॉइड करता है, ठीक है, केसिंग, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए यूज़ की जाती है केसिंग, और दूसरा यहाँ पर वाटर की जो स्प्लैशिंग होती है, जो वाटर बिखरता है, उसको रोकने के लिए। इट डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन। ध्यान रखें यहाँ पर अगर इम्पल्स टरबाइन की मैं बात करूँ, इम्पल्स टरबाइन की अगर बच्चे मैं बात करूँ, इट डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो केसिंग लगी हुई है, टरबाइन की एफिशिएंसी पर या टरबाइन के जो वर्क आउटपुट होगा उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हाइड्रोलिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर एफिशिएंसी या फिर टरबाइन का जो वर्क आउटपुट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे ना रिएक्शन टरबाइन की जो केसिंग होगी उसकी अलग टाइप की केसिंग होगी। रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो केसिंग होगी वो हाइड्रोलिक फंक्शन को भी परफॉर्म करेगी। वहाँ पर क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ती है, वर्क आउटपुट बढ़ता है, उस तरह का केसिंग वहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इम्पल्स टरबाइन की, तो इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो केसिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की जो स्प्लैशिंग उसको रोकने का काम करती है और एक्सीडेंट को अवॉइड करने का काम करती है। कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन यहाँ पर नहीं परफॉर्म करती है केसिंग। राइट, एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखें, द प्रेशर थ्रू आउट द टर्बाइन फ्रॉम इनलेट टू द आउटलेट इज एटमॉस्फेरिक।
इन केस ऑफ इम्पल्स टरबाइन, क्योंकि ये जो टरबाइन है ये इम्पल्स टरबाइन है। तो ये जो टरबाइन आप देख रहे हैं ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर है, ये एयर के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ नहीं है, ये एयर के अंदर है। तो यहाँ पर टरबाइन के इनलेट से लेकर के टरबाइन के आउटलेट तक हर जगह कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यही बात इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। टरबाइन के इनलेट पर, अगर ये इम्पल्स टरबाइन है तो टरबाइन के इनलेट से लेकर के आउटलेट तक जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन। देखो, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन, या फिर रिएक्शन टरबाइन का आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम के अंदर। चलिए देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन, कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स हैं? केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर एंड ड्राफ्ट ट्यूब, दीज आर दी मेन पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन टरबाइन। देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चे, ये डायग्राम देखिए जरा पहले। ये जो इसकी केसिंग है, दिस इज दी केसिंग, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी केसिंग है, और ये केसिंग स्पायरल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? स्पायरल केसिंग है। और लगातार देखो आप, ये वाला डायग्राम आप जस्ट समझने के लिए है, बनाने के लिए नहीं है। आप ये वाला डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है, राइट वाला। ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं, देखो यहाँ से वाटर आएगा, कहाँ से आएगा वाटर? पेन स्टॉक से, डैम की साइड से जो वाटर आता है पेन स्टॉक के थ्रू वाटर यहाँ पर आएगा। और ये है यहाँ पर केसिंग, और स्पायरल फॉर्म में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लगातार देख पा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो केसिंग है इसका एरिया लगातार डिक्रीज हो रहा है। आप सभी जानते हैं A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा तो बच्चे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो जो वर्क आउटपुट है टरबाइन का वो इंक्रीज होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यही मैंने आपको बताया था अभी कि इम्पल्स टरबाइन में जो केसिंग है वहाँ पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एफिशिएंसी या फिर वर्क आउटपुट पर, लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये स्पायरल शेप की है, ये स्पायरल फॉर्म में है केसिंग। तो यहाँ पर एरिया डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? जो हाइड्रोलिक फंक्शन है वो परफॉर्म करेगी यहाँ पर केसिंग, ठीक है। नाउ, और कौन से इसके पार्ट्स हैं? केसिंग मैंने आपको बता दिया, उसके बाद है गाइड मैकेनिज्म, और उसके बाद है इसका रनर। तो इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आगे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जरा, केसिंग को एक बार रीड कर लीजिए। इन रिएक्शन टरबाइन केसिंग एंड रनर आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, इट इज़ ऑफ स्पायरल शेप। यहाँ पर जो केसिंग है यहाँ पर पूरा का पूरा क्या भरा होगा? वाटर भरा होगा। इस यहाँ पर जो केसिंग है यहाँ पर क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। जबकि हमने बात करी थी यहाँ पर इम्पल्स टरबाइन में, तो यहाँ पर वाटर भरा हुआ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ एयर थी, इसीलिए तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, केसिंग के अंदर क्या होगा? वाटर भरा होगा। दूसरा यहाँ पर है रनर। यहाँ पर देखिए ये रनर है, यहाँ पर लिखा हुआ है रनर। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा रनर है, और यहाँ पर ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, और ये ब्लेड्स कैसे हैं? रनर के फिक्स हैं। तो रनर क्या है बच्चे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ व्हील ऑफ टरबाइन विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बकेट्स, ब्लेड्स, वेन्स माउंटेड ऑन इट्स पेरीफेरी। उसी की तरह है बिल, यहाँ पर भी क्या होगा? ब्लेड्स, वेन्स या फिर बकेट्स यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर गाइड मैकेनिज्म। गाइड मैकेनिज्म क्या होता है बच्चे? यहाँ पर देखिए गाइड वेन्स हैं। ये तो हो गया आपका अंदर वाला जो हिस्सा है, ये तो हो गया रनर और रनर ब्लेड्स, रनर और रनर ब्लेड्स, ठीक है। ये शाफ्ट है टरबाइन की, रोटेट करेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइड मैकेनिज्म। ये गाइड मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पर आप देखिए गाइड मैकेनिज्म, यहाँ पर कुछ गाइड वेन्स हैं, गाइड ब्लेड्स हैं। ये ब्लेड्स जो हैं मूवेबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। काम क्या होता है इनका? ये जो यहाँ से वाटर आएगा ना स्पायरल केसिंग के अंदर, जो पेन स्टॉक से वाटर आएगा, ये उस वाटर को डायरेक्ट करेंगे। ये वाटर पहले कहाँ जाएगा? गाइड वेन्स के पास जाएगा, और ये गाइड वेन्स क्या करेंगी? उस वाटर को डायरेक्शन देंगी, उसको गाइड करेंगी, ताकि वो क्या कर सके? जो वाटर है वो एक सही एंगल से स्मूथली जो रनर के ब्लेड्स हैं स्ट्राइक कर सके, ठीक है। तो रनर के ब्लेड्स कैसे होंगे? फिक्स्ड ब्लेड होंगे। रनर के ब्लेड कैसे होंगे? फिक्स्ड होंगे। और जो गाइड वेन्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मूवेबल होते हैं। तो एक बार रीड कर लीजिए जरा, गाइड मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर? दीज द गाइड वेन्स अलाउ द वाटर, ये वाटर को अलाउ करते हैं टू स्ट्राइक द फिक्स्ड ब्लेड। फिक्स्ड ब्लेड यानी कि जो रनर के ब्लेड्स हैं उन पर स्ट्राइक करेंगे ऑन दी रनर विदाउट शॉक एट द इनलेट। बिना किसी शॉक के, बिना किसी जर के स्मूथली वाटर जो है वो स्ट्राइक करना चाहिए रनर के ब्लेड्स पर। कौन करेगा इस काम को? गाइड वेन्स। ये वाले जो बाहर वाले ब्लेड्स हैं ये मूवेबल फ्लेक्सिबल ब्लेड्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं गाइड मैकेनिज्म। चलिए,
So this is all about the construction and working of impulse turbine and reaction turbine. impulse turbine को हमने समझ लिया और रिएक्शन टर्बाइन को हमने समझ लिया, ठीक है। और आप सभी जानते हैं जो इम्पल्स टर्बाइन होता है बच्चे, इम्पल्स टर्बाइन का जो एग्जांपल होता है वो कौन सा होता है? पेल्टन टर्बाइन। कौन सा होता है? पेल्टन टर्बाइन। अगर आपसे एग्जाम में आता है लिखने के लिए पेल्टन टर्बाइन के बारे में तो आप क्या लिखेंगे? इम्पल्स टर्बाइन लिखेंगे। और मैंने आपको बताया था जो फ्रांसिस टर्बाइन होता है, फ्रांसिस टर्बाइन और कापलान टर्बाइन जो हैं ये किसके हैं? फ्रांसिस टर्बाइन और कापलान टर्बाइन ये रिएक्शन टर्बाइन के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रांसिस टर्बाइन हो, कापलान टर्बाइन अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? रिएक्शन टर्बाइन लिखेंगे। अगर आपसे पूछता है पेल्टन टर्बाइन के बारे में तो आप इम्पल्स टर्बाइन के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को लिखेंगे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है इसका तो हाइड्रोलिक मशीन्स। मैंने आपको बताया था अभी हाइड्रोलिक मशीन्स दो तरह की होती हैं, एक तो टर्बाइन और दूसरा पंप, ठीक है। एक टर्बाइन और पंप। टर्बाइन क्या करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हाइड्रोलिक मशीन जो दूसरे वाली होती हैं, पंप होती हैं, ये क्या करती हैं? उल्टा हो जाता है इसमें, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो टर्बाइन की तो हम बात कर चुके हैं, टर्बाइन की हम बात कर चुके हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी पंप। लेट अस टॉक अबाउट दी पंप। ओके, देखो पंप। ओके, द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ये क्या करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। यहाँ पर जो हाइड्रोलिक एनर्जी होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। ओके, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की और रेसिप्रोकेटिंग पंप की। और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है बच्चे वो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पंप की। तो देर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ पंप्स दैट आर डिजाइन फॉर द वेरियस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए बहुत कई तरह के पंप बनाए जा सकते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ देम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। उसमें से हम सभी जो टर्बाइन पंप होंगे उनको हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज डायनामिक प्रेशर पंप एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप की। कौन सी बात करेंगे यहाँ पर? सेंट्रीफ्यूगल पंप। ध्यान रखें ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन। ये रिएक्शन टर्बाइन का जस्ट अपोजिट है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखें टर्बाइन क्या कर रहा था? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। कौन कौन से हैं इसके मेन पार्ट्स? मेन पार्ट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप आर इम्पेलर, केसिंग and suction pipe and suction pipe with foot valve and strainer and the fourth one is delivery pipe। इनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ अभी इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से बनेगा बच्चे? यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कैसे कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर इसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए आ जाए पंप का, या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप या तो फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे बच्चे यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप की। देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? इम्पेलर। तो यहाँ पर देखिए इम्पेलर है, ये जो पार्ट है ना यहाँ पर लिखा हुआ है ये इम्पेलर है। ये क्या है? इम्पेलर है बच्चे। और यहाँ पर जो केसिंग है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है केसिंग। ये केसिंग कैसी है? स्पाइरल शेप की केसिंग है। यहाँ पर केसिंग कैसी है? स्पाइरल शेप की, जैसे कि रिएक्शन टर्बाइन में थी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर केसिंग के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा है सक्शन पाइप विद फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर। ये देखिए ये जो है दिस इज दी सक्शन पाइप। ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना ये सक्शन पाइप है। ये कौन सा पाइप है? सक्शन पाइप है। और यहाँ पर देखिए फुट वॉल्व लगा हुआ है और एक स्ट्रेनर लगा हुआ है, छलनी जिसको हम कह सकते हैं। और ये हो गया वाटर सम्प, यानी कि यहाँ से वाटर को डिस्चार्ज, यहाँ से वाटर को सक करेगा ये सक्शन पाइप। और फाइनली यहाँ से वाटर को सक करने के बाद इस पंप की हेल्प से इस वाटर को कहाँ ले जाएंगे हम लोग? यहाँ पर ले जाएंगे वाटर टैंक में, जहाँ पर इसको डिस्चार्ज करना होगा वाटर को। तो यहाँ से क्या करेगा? वाटर को ये सक करेगा पंप और यहाँ पर इसको डिस्चार्ज कर देगा। ये है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप के थ्रू क्या करेंगे हम? टैंक में वाटर को डिस्चार्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डिलीवरी पाइप। रिपीट कर देता हूँ एक बार मैं, देखो ध्यान से। ये तो हो गया वाटर सम्प, जहाँ पर वाटर जहाँ से हमको वाटर लेना है। ये हो जाएगा सक्शन पाइप जो वाटर सम्प से वाटर को यहाँ पर सक करेगा। और ये हो गया आपका इम्पेलर। ये हो गया यहाँ पर इम्पेलर। ये होगी केसिंग, तो यहाँ पर भी वाटर भरा होगा केसिंग के अंदर, जैसा कि रिएक्शन टर्बाइन में हमने देखा था। ये हो गया डिलीवरी पाइप। ये हो गया यहाँ पर देखिए डिलीवरी पाइप। ये हो गया डिलीवरी पाइप। ठीक है, डिलीवरी पाइप के थ्रू हम वाटर को क्या करेंगे? डिस्चार्ज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देखो जरा ध्यान से, ये जो पंप है, पंप तो आपके घर में भी लगा हुआ है। इस पंप
ये जो पंप है बच्चे, पंप तो आपके घर में भी लगा हुआ है, पंप आपके घर में भी लगा है। जिस पंप की हेल्प से क्या करते हो आप, नीचे से पानी निकालते हो और ऊपर अपनी छत में जो टैंक, छत के ऊपर जो टैंक रखा है वहाँ पर वाटर को पहुँचा देते हो। तो ये पंप अपने आप तो चलेगा नहीं बच्चे, पंप अपने आप तो चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक मोटर लगी होगी, यहाँ पर क्या लगी होगी, एक मोटर लगी होगी। उस मोटर से क्या करोगे, मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी और मोटर की शाफ्ट किससे कनेक्ट होगी, पंप की शाफ्ट से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर देखो, पहले मोटर से कौन सी एनर्जी मिलेगी हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में। तो मोटर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उस मैकेनिकल एनर्जी को पंप क्या करेगा, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एनर्जी। क्लियर है बात आपको। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में, और पंप क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जैसा कि आपने देखा था टरबाइन के अंदर, टरबाइन में इसका उल्टा था, पहले हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर ले रहे थे किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो क्लियर है आपको ये बात। नो, तो यहाँ पर क्या होगा, मोटर से पंप चलेगी, ठीक है, पंप चलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक इम्पेलर लगा हुआ है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ से जो है वाटर ये अंदर जाएगा सक्शन पाइप के थ्रू, सक्शन पाइप के थ्रू ये वाटर यहाँ पर आएगा और डिलीवरी पाइप के थ्रू ये वाटर जो है जहाँ भी पहुँचाना है उसको, किसी टैंक में या एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है तो उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज दी, सो दीज आर दी मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड वर्किंग ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो सक्शन पाइप है, ये जो सक्शन पाइप है बच्चे, सक्शन पाइप की जो हाइट होती है यहाँ पर उसको हम कहते हैं HS। क्या बोलते हैं इसको हम, सक्शन हेड। क्या कहेंगे इसको हम, HS। HS का मतलब है सक्शन हेड। क्या बोलेंगे इसको हम, सक्शन हेड। इसी तरह से जो डिलीवरी पाइप है ऊपर, ये जो हेड होगा इसको हम बोलेंगे डिलीवरी हेड। क्या बोलेंगे इसको हम, HD, मतलब डिलीवरी हेड। क्या बोलेंगे इसको हम, डिलीवरी हेड। ठीक है। और जो HS यानी कि सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड का जो टोटल जो सम आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल हेड। क्या बोल सकते हैं उसको हम, टोटल हेड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप का डायग्राम बच्चे ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। अगर आपने आईसी इंजन समझा हुआ है तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। अगर आपको आईसी इंजन समझ में आता है तो इसको भी कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के, जैसे सिलेंडर, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, सक्शन पाइप, सक्शन वॉल्व, डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वॉल्व। दीज आर दी मेन पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। जरा डायग्राम पे ध्यान से फोकस करें, ये आपका डायग्राम है। तो ये तो हो गया, यहाँ पर देखिए सम्प, यहाँ पर जो है वाटर भरा हुआ है, यहाँ से वाटर को निकालना है और इधर यहाँ पर डिस्चार्ज कर देना है, राइट। ये हो गया एक सिलेंडर, ये हो गया एक सिलेंडर यहाँ पर, ये हो गया पिस्टन, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका पिस्टन, राइट। ये हो गई पिस्टन रॉड, यहाँ पर ये कनेक्ट है, ये हो गई पिस्टन रॉड। ये जो पिस्टन रॉड है और जो पिस्टन है ये एक ही लिंक है, यहाँ पर ये जुड़ी होती है पिस्टन रॉड। यहाँ पर हो गई ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्या होगी बच्चे, ये हो गई कनेक्टिंग रॉड। और ये हो गई यहाँ पर क्रैंक, ये हो गई ये हो गई क्रैंक। और ये एंगल कितना बना रही क्रैंक यहाँ पर, थीटा। नाउ अब आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें। आईसी इंजन आपने पढ़ा हुआ है, आईसी इंजन को भी ध्यान में रख सकते हैं, बहुत इजीली यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये हाइट मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर जो इसको बोलेंगे HS, दिस इज सक्शन हेड, और ये HD है, दिस इज दी डिलीवरी हेड, अभी मैंने आपको बताया था। ये हो गया आपका सक्शन पाइप, दिस इज दी सक्शन पाइप, ये हो गया सक्शन पाइप दिस वन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सक्शन वॉल्व भी है, दिस इज दी सक्शन वॉल्व, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हो गया सक्शन वॉल्व। ये हो गया डिलीवरी वॉल्व, यहाँ पर देखिए ये हो गया डिलीवरी वॉल्व। क्लियर है बात आपको। नाउ इसकी वर्किंग समझते हैं, जरा इसकी वर्किंग समझते हैं। देखिए आईसी इंजन में क्या हो रहा था बच्चे, आईसी इंजन में हम जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन थी, पिस्टन की मोशन को हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जरा, जहाँ पर क्रैंक लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में देखिए, ये जो शाफ्ट है ये पंप की शाफ्ट है, सॉरी यहाँ पर जो शाफ्ट होगी मोटर की शाफ्ट होगी। मोटर की शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो ये क्रैंक क्या होगी, रोटेट करेगी इधर की तरफ, ध्यान से देखो रोटेट करेगी। जब थीटा पहले मान लीजिए 0 है, थीटा जब 0 होगा तो जो पिस्टन है बच्चे ध्यान से समझें, जब ये थीटा की वैल्यू 0 है तो ये पिस्टन एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पर रहा होगा। कहाँ पर रहा होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पर रहा होगा। अब जैसे ही मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी बच्चे, तो ये जो क्रैंक है ये क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ये क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट करेगी। क्रैंक रोटेट करना जैसे स्टार्ट करेगी
तो ये कनेक्टिंग रॉड इधर की तरफ इसको खींचेगी पिस्टन को, तो ये पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा। बोलो यस और नो। ये जब पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स राइट पिस्टन मूव करेगा बच्चे, तो ये जो सक्शन वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जब ये पिस्टन लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो ये जो सक्शन वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और डिलीवरी वॉल्व रहेगा बंद। ध्यान से समझना, जब ये पिस्टन टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो इनलेट वॉल्व खुला हुआ है और जो डिलीवरी वॉल्व है, ये जो डिलीवरी वॉल्व है ये बंद है। तो जैसे जैसे पिस्टन जो है राइट टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, पानी भर जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, पानी भर जाएगा। तो पिस्टन जब यहाँ आ जाएगा एक्सट्रीम राइट पर, कहाँ पर आ जाएगा, एक्सट्रीम राइट पर, तो क्या इसके अंदर पूरा पानी भर चुका होगा ये? बोलो यस और नो। पानी भर के दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें ज़रा, ब्लू कलर का पानी है ना। तो जब ये, अब मुझे बताइए ज़रा, ये पिस्टन जो है यहाँ पर कब आएगा? ये पिस्टन यहाँ पर कब आएगा? जब ये जो क्रैंक है जब 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी। बोलो यस और नो। जब क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो ये पिस्टन एक्सट्रीम राइट पा चुका होगा और यहाँ पर ये पानी भर चुका होगा सिलेंडर के अंदर। बोलो यस और नो। इस सिलेंडर के अंदर ये पूरा पूरा पानी भर चुका होगा। जब क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर गई होगी तो यहाँ पूरा पूरा भर चुका होगा। ये पानी जो है सक्शन पाइप के थ्रू सिलेंडर के अंदर आ चुका होगा। बोलो यस और नो। सक्शन पाइप के थ्रू सक्शन वॉल्व ओपन रहेगा तो ये पानी इसके अंदर भर चुका होगा सिलेंडर के अंदर, ठीक है, और क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर चुकी होगी। नाउ अब ये पिस्टन क्या होगा, ये क्रैंक फिर आगे जो है यहाँ तक तो रोटेट कर चुकी थी 180 डिग्री, फिर रोटेट करेगी 180 डिग्री, तो ये जो पिस्टन है वो इधर की तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। तो ये वाला जो वॉल्व है, कौन सा वॉल्व, जो सक्शन वॉल्व है, ये हो जाएगा बंद। जब पिस्टन लेफ्ट की तरफ चलेगा तो इनलेट वॉल्व यानी कि सक्शन वॉल्व बंद हो जाएगा और डिलीवरी वाला जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और पानी जो है निकल करके इधर चला जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा किसी टैंक के अंदर या जहाँ भी इसको डिस्चार्ज करना था। बोलो यस और नो। ठीक है, एक बार मैं बस इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो, जब ये क्रैंक इस तरह से रोटेट करेगी तो ये पिस्टन राइट टूवर्ड्स राइट जाएगा तो इनलेट वॉल्व यानी जो सक्शन वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और जो डिलीवरी वॉल्व है ये बंद रहेगा। और जब क्रैंक 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो पिस्टन यहाँ पर आ चुका होगा, इसके अंदर पूरा पूरा पानी भर चुका होगा। राइट, तो एक स्ट्रोक पूरा हो गया 180 डिग्री, एक स्ट्रोक यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब क्या होगा, जब ये पिस्टन जब क्रैंक फर्दर रोटेट करेगी आगे, यानी कि 180 घूम चुकी थी, अब 180 और घूमेगी तो पिस्टन जो है ये इधर की तरफ जाएगा और इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो पूरा पानी भर गया था वो डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और डिलीवरी पाइप के थ्रू वो डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये रेसिप्रोकेटिंग की कंस्ट्रक्शन है, रेसिप्रोकेटिंग पंप की कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है। चलिए, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये जो रेसिप्रोकेटिंग हमने पढ़ा है अभी, रेसिप्रोकेटिंग पंप ये कितने टाइप्स का हो सकता है? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हो सकता है, डबल एक्टिंग सिलेंडर हो सकता है, समझेंगे अभी हम इसको डायग्राम के साथ, या फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, कितने सिलेंडर लगे हुए हैं, कितने सिलेंडर प्रोवाइडेड हैं। अगर एक सिलेंडर है तो सिंगल सिलेंडर पंप, 2 सिलेंडर हैं तो डबल सिलेंडर पंप और 3 सिलेंडर हैं तो ट्रिपल सिलेंडर पंप। समझ लेते हैं यहाँ पर हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या डिफरेंस है। बहुत आसान है, डायग्राम को देखेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये तो हो गया संप, यहाँ पर तो वाटर भरा हुआ है पूरा, ठीक है। तो देखो जब ये पिस्टन, देखिए सिंगल एक्टिंग का मतलब क्या है? सिंगल एक्टिंग का मतलब है जो ये पिस्टन है, पिस्टन के केवल एक ही साइड वाटर होगा, पिस्टन के केवल एक ही साइड वाटर होगा। देखो यहाँ पर वाटर है एक साइड, है ना। तो अब देखो ये जब ये पिस्टन इधर की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स राइट जाएगा, तो इनलेट वॉल्व यानी कि जो सक्शन वॉल्व है ये खुला हुआ है, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर क्या होगा, वाटर भर जाएगा। और डिलीवरी वॉल्व क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, बंद है। डिलीवरी वॉल्व क्लोज्ड है, सक्शन वॉल्व ओपन है, सक्शन पाइप के थ्रू वाटर सिलेंडर के अंदर पूरा भर जाएगा। अब देखो ध्यान से अगले वाले डायग्राम में, सिंगल एक्टिंग में, ये वाला इधर की तरफ आ जाओ जरा। अब देखो ये पिस्टन टुवर्ड्स लेफ्ट चल रहा है, तो जब टुवर्ड्स लेफ्ट चलेगा तो ये जो वॉल्व है सक्शन वॉल्व ये बंद हो जाएगा और डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा। डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाएगा तो ये क्या होगा, पानी जो वाटर है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब पिस्टन राइट की तरफ गया तो सक्शन स्ट्रोक हुआ, सिलेंडर के अंदर वाटर भर गया। और जब ये पिस्टन लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इनलेट वॉल्व बंद हो जाता है, यानी कि सक्शन वॉल्व बंद हो जाता है, डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाता है और ये वाटर बाहर निकल जाता है, ये वाटर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ये बात आपको? तो पहले वाला जो स्ट्रोक है इसमें वाटर अंदर आ रहा है और दूसरे वाले स्ट्रोक में वाटर बाहर निकल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल एक्टिंग
रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, क्योंकि जो वाटर था वो पिस्टन के केवल एक ही साइड था। अब ध्यान से जरा आप देखें डबल एक्टिंग, डबल एक्टिंग का मतलब है बच्चे, डबल एक्टिंग का क्या मतलब है कि जब वाटर पिस्टन के दोनों तरफ होगा, तो देखिए ये हो गया पिस्टन, अब पिस्टन के इस तरफ भी वाटर है और पिस्टन के इस तरफ भी वाटर है। यहाँ पर देखो इस तरफ भी वाटर है पिस्टन के और इस तरफ भी वाटर है, तो पिस्टन के जब दोनों साइड वाटर होता है तो उसको हम बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो यहाँ पर दो डिलीवरी वाल्व होंगे, दो डिलीवरी पाइप होंगे, इसी तरह से दो सक्शन वाल्व और दो सक्शन पाइप होंगे। ध्यान से अगर आप देखें जो पहले वाला डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो लेफ्ट वाले को, तो पिस्टन टुवर्ड्स राइट जा रहा है। जब पिस्टन टुवर्ड्स राइट की तरफ जा रहा है तो बच्चे ये देखो यहाँ पर इनलेट वाल्व ओपन है और जो डिलीवरी वाल्व है ये क्लोज्ड है, और इधर की तरफ जो पानी भरा हुआ था टुवर्ड्स राइट, ये पानी बाहर निकल रहा है। तो जब पिस्टन टुवर्ड्स राइट जाएगा तो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा होगा और यहाँ से पानी अंदर आ रहा होगा, ऐसे है ना, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है। और जब ये पिस्टन लेफ्ट की तरफ जाएगा तो यहाँ से पानी अंदर आ जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब पिस्टन टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो यहाँ से पानी निकल रहा है, और जब पिस्टन आ रहा है इधर की तरफ लेफ्ट की तो यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल हो जाएगा डिस्चार्ज, यानी कि जब सक्शन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक दोनों स्ट्रोक में क्या हो रहा होगा, आप कह सकते हैं कि वाटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो इसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में, डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। क्लियर है ये बात आपको? जब पिस्टन के एक साइड वाटर है तो वो सिंगल एक्टिंग रेस्पिरेटिंग पंप है, और जब पिस्टन के दोनों साइड में वाटर है तो वो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। चलिए सेकंड लास्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। किस तरह का कंस्ट्रक्शन है इसका, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे को 9808340873 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं इसका आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। ओके नाउ चलिए, तो ये आप देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का है। यहाँ पर देखेंगे ये एक फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है। दिस इज दी फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर। ये क्या है, फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है। और यहाँ पर एक स्लाइडिंग रैम है। ये सिलेंडर के अंदर जो स्लाइडिंग रैम है ये क्या करेगी, ये स्लाइड करेगी। ये क्या करेगी, स्लाइड करेगी, स्लाइडिंग रैम फिक्स्ड सिलेंडर के अंदर। और इस स्लाइडिंग रैम के ऊपर एक हैवी वेट रखा हुआ है, यहाँ पर एक वेट रखा हुआ है। ये देखिए टरबाइन, इसका जो एक्यूमुलेटर है इसका इनलेट है, ये इनलेट है, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये जो इनलेट है यहाँ से क्या होगा, लिक्विड जो होगा वो एंटर करेगा पंप के थ्रू यहाँ पर लिक्विड एंटर करेगा, और ये इसका आउटलेट है, ये इसका आउटलेट है, किसका, एक्यूमुलेटर का आउटलेट है। तो ये किस तरह से काम करता है यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये तो हो गया इसका फिक्स सिलेंडर, और ये होगी स्लाइडिंग रैम जो स्लाइड करेगी, इसके ऊपर यहाँ पर एक वेट रखा हुआ है। ये हो गया इनलेट, पंप के थ्रू जो लिक्विड होगा वो एंटर करेगा, ये इसका आउटलेट है, यहाँ से बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए लिफ्ट लगी हुई है। क्या लगी हुई है बच्चे, यहाँ पर एक लिफ्ट लगी हुई है। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करेगी बच्चे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपने ऑब्जर्व किया है कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, मैं बस ऐसे बना देता हूँ जस्ट समझने के लिए। यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर यहाँ पर केज होगी जिस पर जो है पैसेंजर्स या कोई सामान रखा होगा। ये लिफ्ट क्या करेगी, ऊपर जब जाएगी, पैसेंजर को ऊपर ले जाएगी या किसी हैवी वेट को ऊपर ले जाएगी, तो ऊपर जाते समय इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बोलो यस और नो। जब ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हाई एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन ये जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अब आप ध्यान से समझ रहे हैं इसको। तो ये जो एक्यूमुलेटर है, ये आपका एक्यूमुलेटर है जिसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमको समझनी है। ये जो एक्यूमुलेटर है इसका जो आउटलेट है वो किससे कनेक्ट है, लिफ्ट के इनलेट से, या लिफ्ट के अलावा कोई और भी मशीन हो सकती है, लिफ्ट का इनलेट है। ध्यान से समझना, जब ये लिफ्ट नीचे आ रही होगी, जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होगी तो उस समय लिफ्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है जब ये लिफ्ट नीचे आ रही होगी। लेकिन यहाँ से फिर भी क्या हो रहा होगा, यहाँ से कोई लिक्विड जो है अंदर आ रहा होगा,
तो उस समय जो लिक्विड की एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इस रैम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करा देगी, इस रैम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करा देगी। ये रैम ऊपर की तरफ चली जाएगी और इसके अंदर क्या होगी बच्चे, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एक्यूमुलेटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी कब, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एक्यूमुलेटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है बच्चे, ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। जब ये क्या होगा, जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पंप के थ्रू जो एनर्जी होगी यहाँ पर, जो लिक्विड आएगा उस लिक्विड की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा और ये स्लाइडिंग रैम ऊपर की तरफ चली जाएगी और अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेगी। और जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस समय क्या करेगा, ये एक्यूमुलेटर है एनर्जी को सप्लाई कर देगा लिफ्ट के अंदर। किसके अंदर, लिफ्ट के अंदर। जब ऊपर जा रही होगी लिफ्ट, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो ये एक्यूमुलेटर क्या करेगा, उस एनर्जी को सप्लाई कर देगा, क्योंकि यहां पर एक हैवी वेट रखा हुआ है, तो जितना ये रैम ऊपर की तरफ जाएगी उतना एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। क्लियर है ये बात आपको, बाकी आप इसकी डिटेल पढ़ लेना। तो ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये अपने अंदर क्या करती है, एक प्रेशर एनर्जी को स्टोर कर लेती है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो ये एनर्जी को स्टोर कर लेगी और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उस एनर्जी को ये सप्लाई कर देगी, क्योंकि ये लिफ्ट नीचे आती है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस समय ये एनर्जी को स्टोर करेगी और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एनर्जी को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, PDF आपको इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट है बच्चे हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर और गुड्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और टू रेज द हैवी वेट। हैवी वेट को, हैवी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए, हैवी वेट या हैवी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए काम करता है, या पैसेंजर्स को ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर ले जाने का काम करता है। सभी जानते हैं लिफ्ट, सभी यूज करते ही हैं, सभी अवेयर हैं लिफ्ट से, और ये पास्कल लॉ पे काम करती है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पास्कल लॉ के बारे में कि भाई थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और हैवी वेट जो है लिफ्ट कर जाता है, तो पास्कल लॉ की ये ब्यूटी होती है। चलिए, ये दो तरह की हाइड्रोलिक लिफ्ट हो सकती हैं, वन इज डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड सेकंड वन इज दी सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो पहले हम डायरेक्ट वाली को देख लेते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट सिंपल है एकदम। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो एक फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है, देयर इज अ फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर, ये हो गया एक फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर क्या है, एक स्लाइडिंग रैम है, ये हो गई आपकी स्लाइडिंग रैम, ये क्या होगी बच्चे, स्लाइडिंग रैम। और स्लाइडिंग रैम के ऊपर एक केज लगी हुई है, केज फिट है, एक यहाँ पर केज फिट है। केज का मतलब है बच्चे यहाँ पर जहाँ पर हम सामान को रखते हैं, किसी गुड को प्लेस करते हैं या फिर आदमी यहाँ पर खड़े रहते हैं केज के अंदर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा, रैम जब ऊपर जाएगी तो इसका मतलब अगर मान लीजिए आपको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जाना है तो आप ये रैम क्या होगी, ऊपर की तरफ स्लाइड करेगी। ऊपर की तरफ स्लाइड कैसे करेगी, यहाँ पर पंप के थ्रू क्या आएगा, यहाँ से लिक्विड आएगा अंडर प्रेशर। जब यहाँ पर लिक्विड अंदर की तरफ आएगा तो ये प्रेशर लगेगा यहाँ पर, और ये प्रेशर लगेगा तो ये जो रैम है, स्लाइडिंग रैम ऊपर की तरफ चली जाएगी। आपको ऊपर जाना है तो आप मान लो आपको 5th फ्लोर पर जाना है तो आप 5 नंबर वाला बटन दबाएंगे तो ये क्या होगा, इंडिकेशन चला जाएगा वहाँ पर, और जो लिक्विड है, जो प्रेशर है, जो लिक्विड है अंडर प्रेशर वो यहाँ आएगा और ये रैम को ऊपर की तरफ स्लाइड करा देगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको नीचे आना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप 1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो लिक्विड है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये रैम नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी और आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये बात आपको। तो इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट है, तो लिक्विड अंडर प्रेशर यहाँ पर आएगा, स्लाइडिंग रैम ऊपर जाना है तो आपको ये स्लाइडिंग रैम ऊपर स्लाइड कर जाएगी। अगर नीचे आना होगा तो स्लाइडिंग रैम नीचे आ जाएगी जब वाटर बाहर निकलेगा। जब वाटर अंदर जाएगा तो लिफ्ट ऊपर जाएगी और जब वाटर बाहर निकलेगा लिफ्ट नीचे की तरफ आ जाएगी। सो दिस इज डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, बाकी आप थ्योरी PDF से आपको मिल जाएगी। इसका जो दूसरे वाला टाइप है दैट इज सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या है कि यहाँ पर जो केज है ना, ये केज सस्पेंड कर दी गई, मतलब लटका दी गई है। सस्पेंडेड का मतलब है इसको लटका दिया गया है पुली के थ्रू। इस पुली के थ्रू ये केज है, यहाँ पर सामान रखा होगा या फिर यहाँ पर आदमी खड़े होंगे, इसको सस्पेंड कर दिया है 2 पुली के थ्रू। और यहाँ पर देखिए एक वायर रोप है, ठीक है, और यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली है और यहाँ पर एक मूवेबल पुली है। और ये मूवेबल पुली जो है किससे अटैच है, यहाँ पर स्लाइडिंग रैम। ये रैम क्या करेगी, स्लाइड करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे लिक्विड आएगा इधर से अंडर प्रेशर, पंप के थ्रू क्या आएगा, लिक्विड आएगा और ये लिक्विड यहाँ पर एक प्रेशर लगाएगा। ये लिक्विड क्या करेगा, रैम पर
प्रेशर लगाएगा। ध्यान समझें, यहाँ से जो लिक्विड आएगा यहाँ पर एक प्रेशर लगाएगा यहाँ पर। इस प्रेशर की वजह से जो स्लाइडिंग रैम है ये इधर की तरफ स्लाइड करेगी। अब क्योंकि जो मूवेबल पुली है इसी से अटैच है, तो ये जो पुली है ये मूवेबल पुली है। मूवेबल पुली ब्लॉक जो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि दो पुली के जो बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ये पुली जब इधर की तरफ जाएगी तो ये जो रोप है ये भी कनेक्टेड है इससे, तो ये रस्सी जो है नीचे की तरफ खींचेगी। ये रस्सी जब नीचे की तरफ खींचेगी तो जो केज है ये केज ऊपर की तरफ जाएगी। यस और नो, ये केज क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब मान लीजिए अगर आपको ऊपर जाना होगा, 5th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे जाना होगा, तो ये बटन प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पर लिक्विड अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो स्लाइडिंग रैम है, ये स्लाइडिंग रैम लेफ्ट साइड में क्या होगी, स्लाइड करने लग जाएगी। 5th फ्लोर पे जाना है, 5 नंबर का बटन दबाया, यहाँ से लिक्विड आएगा, इधर प्रेशर लगाएगा, स्लाइडिंग रैम इधर की तरफ जाएगी, ये जो मूवेबल पुली ब्लॉक इधर जाएगा, ये रस्सी नीचे की तरफ खींचेगी, तो ये जो सस्पेंडेड केज है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और आप ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर आपको क्या करना है, आपको 5th फ्लोर से नीचे आना है। 1st फ्लोर पे तो आपने 1 बटन प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से जो लिक्विड इसके अंदर भर गया था ये लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड बाहर निकलेगा तो जो रैम है इधर की तरफ मूव करेगी, तो ये पुली भी इधर की तरफ मूव करेगी। दोनों पुली के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और ये रस्सी ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये रस्सी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये केज क्या होगी, नीचे आ जाएगी 1st फ्लोर पे। तो इस तरह से जो है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स कितने टाइप्स की होती हैं, लाइक हाइड्रोलिक टर्बाइंस एंड हाइड्रोलिक पंप्स। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन। उसके बाद इसी तरह से हमने देखा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। लास्ट में हमने समझने का प्रयास किया हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इस तरह से हमारी जो यूनिट नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गई है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 तीनों लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने जो प्रीवियस लेक्चर हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 नहीं देखे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ध्यान रखें, ये जो 3rd वाला पार्ट है इसमें कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये जो 1st वाला पार्ट था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने लोगों ने कवर किया था, इसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। चलिए, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। यदि आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। डेफिनेटली मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।